नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा न्यू एडिशन का बुक लॉन्च किया गया है रोशन सर के द्वारा। आप देखेंगे तो ये आपका 3rd एडिशन का है, बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक। देखिए, आप सभी लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड है सर इस बुक को कंप्लीट कराइए। हम तो कंप्लीट करवाएंगे, बट आप 1 सेट 2 सेट देखते हैं, आगे सेट नहीं देख पाते हैं। पूरा वीडियो को देखिए। वैकेंसी आपका बहुत जल्द आने वाला है, अगस्त आपका समाप्त होने वाला है, तो हो सके सितंबर में जो है आपका वैकेंसी आ जाए। अगर आप इस किताब में देखेंगे, देखिए वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% प्रश्न जो है इसी पुस्तक से आने की पूरा संभावना है। और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन भी दिया गया है। 25 सेट है, आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4। हमने जो है इसमें 3 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अब आपका कमेंट है कि सर इसमें जो है हर एक सेट के आखिरी में आपका कुछ अध्ययन सामग्री दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का, उसको हम जो है लास्ट में एक मास्टर वीडियो में लेकर के आएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, आपको पूरा करवाया जाएगा। आप ये चाहे तो किताब मार्केट से ले लीजिए, मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप जा करके खरीद सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कंटेंट की बात करते हैं तो सेट नंबर 1, 2, 3 मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा 1275, जो आपका सेकंड पाली में पेपर हुआ था, द्वितीय पाली में 17 दिसंबर 2023 को। आज हम इसी का पेपर देखेंगे। उसके बाद जो आपका 5वां वीडियो होगा वो आपका मेंस का पेपर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। ये आपका सेकंड पाली यानी दूसरा पाली का आपका ये पेपर है 1275 का, जो कि 17/12/2023 को ये आपका पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी संस्था जो है स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CSIR नीति हो जाएगा, नीरी होगा, CSIR नीरी, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, CSIR नीरी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रिड आधारित रणनीति को विकसित किया है। नीरी वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित और यहाँ पर लिखा गया है वित्त पोषित संस्थान है। इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया है। तो यह किया गया है 1939 में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1939 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव HV कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1849 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर ह्यूग गब था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी यानी दिसंबर 1845 में फिरोज शाह, जनवरी 1846 में वछोवाल और अलीवाल की लड़ाई लड़ी, परंतु फरवरी 1848 में हुई सबराओं की लड़ाई जो है निर्णायक सिद्ध हुआ। अंग्रेजों और सिखों के बीच 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि हुआ था और भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुआ। इसके तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई जो है आपका चिलियानवाला की लड़ाई सिख के नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पीपल हैव सीन वॉल्व इन द स्ट्रीट्स। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब जो है किसने जीता है। तो पहला खिताब पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर
पर अपना पहला खिताब जो है यूकी भांवरे ने जीता है। मेलोर्का ओपन 2023 में यूकी भांवरे ने अपने दक्षिण अफ्रीका के साथी लॉयड हैरिस के साथ पहला एटीपी डबल्स खिताब जीता और ये खिताब जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है। किससे है? टेनिस खेल से है। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है? तो आंसर होगा कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कोल्ड डेजर्ट होगा। देखिए कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी जो आपका उत्तराखंड, मानस आपका असम में है, सिमलीपाल आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। भारत में कुल 18 जैवमंडल भंडार है जो निम्न प्रकार से दिया गया है। जैसे नीलगिरी की बात करते हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, वर्ष आपका 1986 सबसे पहले। नंदा देवी की बात करते हैं तो उत्तराखंड 1988 होगा। नोकरेक जो है आपका मेघालय 1988 होगा। मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं तमिलनाडु में है जो कि 1989 हो जाएगा। सुंदरवन जो है आपका पश्चिम बंगाल में है 1989 होगा। मानस की बात करते हैं तो असम में है 1989 होगा। ग्रेट निकोबार जो है आपका अंडमान निकोबार 1989 हो जाएगा। और सिमलीपाल की बात करते हैं तो उड़ीसा 1994, डिब्रू साइखोवा असम 1997 सबसे छोटा आपका हो जाएगा। दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश 1999, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 1999, कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम 2000 होगा। अगस्त्य मलाई की बात करते हैं तमिलनाडु और केरल 2001 होगा। अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2005 हो जाएगा। और कक्षकरण की बात करते हैं गुजरात 2008 सबसे बड़ा। कोल्ड डेजर्ट जो है आपका हिमाचल प्रदेश 2009 में। और लिखा गया है शेषाचलम है ना, शेषाचलम आंध्र प्रदेश 2010। पन्ना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 2011 सबसे नया हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक रहा है? जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे सर्वाधिक रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार आप देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जैसे बिहार आपका 1106 है, पश्चिम बंगाल आपका 1028, केरल की बात करते हैं तो 860 है, उत्तर प्रदेश जो है आपका 829 है, हरियाणा की बात करते हैं तो 573 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करते हैं तो पहले पे आपका अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम जो है आपका 52, सिक्किम जो है आपका 86, मणिपुर की बात करते हैं तो 115 और नागालैंड जो है आपका 119 हो जाएगा, 119 नंबर पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? देखिए जापान की मुद्रा का नाम देखेंगे तो आपका येन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर देख लेते हैं जैसे चीन आपका देश है, बीजिंग इसका राजधानी और युआन इसका मुद्रा है। तुर्की की राजधानी आपका अंकारा, लीरा हो जाएगा। फिलीपींस की बात करते हैं तो मनीला होगा, पीसो। और क्यूबा की राजधानी आपका हवाना और पीसो जो है आपका मुद्रा है। बेलीज की बात करते हैं तो आपका बेल मोपान डॉलर हो जाएगा। और डोमिनियन गणतंत्र की बात करते हैं तो सेंटो डोमिंगो पोसो होगा। और होंडुरस की बात करते हैं तो आपका तेगु सिगल्पा लेम्पिरा होगा। और ग्वाटेमाला जो आपका ग्वाटेमाला सिटी क्वाट जाल होगा। फ्रेंच युगाना की बात करते हैं तो कोएन्ने और इसका जो क्या बोलते हैं जो मुद्रा है आपका फ्रैंक होगा। अगला है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य देखेंगे तो ये आपका विनिमय का माध्यम होगा और यहाँ पर देखेंगे तो आपका मूल्य का मापक, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। देखिए मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। इन कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते हैं। मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य होते हैं। इसमें देखेंगे तो आपका विनिमय का माध्यम, जिससे आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है और विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन है। प्राचीन समाज में वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन था। इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। मूल्य का मापक की बात करते हैं तो मूल्य यानी मुद्रा मूल्य मापक की इकाई का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जा सकता है। मूल्य को मापने के लिए ही मुद्रा को प्रयोग करने से अधिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो जाता है। अगला है कि बोला कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा श्रम, ऑप्शन नंबर बी। श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। पूंजी और भूमि जैसे निष्क्रिय कारण जो है आपके कारक उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं। भारत में श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक आपका है
यह उत्पादन का एक सक्रिय कारक है जिसके बिना भूमि और पूंजी कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती है। श्रम के अभाव में किसी देश के प्राकृतिक संसाधन अल्प उपयोग में रहेंगे। उत्पादन के 4 कारक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी है। धन का वह अंश जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए ही किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी। नेक्स्ट हमारा है, बोला कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो ये आपको हो जाएगा C+I। देखिए, सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होती है, अर्थात AD बराबर C+I। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा है, बोला कि जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। वाक्यांश में देखेंगे तो आपका जनश्रुति, ऑप्शन नंबर आपका D सही होगा। जानने की इच्छा की बात करते हैं तो आपका जिज्ञासा होगा। एक प्रकार का संपत्ति का जो आपका जजिया होगा। एक खास आदिवासी समुदाय की बात करते हैं तो जनजाति होता है। हिटलर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो इसका जन्म जो है ब्रुनेई में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका A सही आंसर होगा। देखिए, बात करेंगे हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा। इस पार्टी को उसने जो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। बाद में यह पार्टी जो है नाल्सी पार्टी के नाम से जाना गया। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। हिटलर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में एक साम्राज्य एक नेता का नारा देकर जो है मिला लिया। हिटलर की नस्ली सोच जो है आपका चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था। नाल्सी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद इस संगठन को हिटलर जो है यूथ का नया नाम दे दिया था। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन है ना, दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है क्या। तो आपको हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका A सही होगा। देखिए, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ जो है तैयार करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है। तो ये आपको हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर D सही होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। संविधान के अनुच्छेद 172 के क्लॉज 2 में यह प्रावधान है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का जो है निर्वाचन हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है इसके पिछले वाले सेट में हम सब करवा दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोकटक। ये आपका मणिपुर में है। देखिए, लोकटक झील फुमड़ी के द्वारा तैरते हुए द्वीपों का विकास हुआ है। लोकटक झील मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ स्थित है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण झील देख लेते हैं। जैसे पुलिकट झील जो आपका आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील जो आपका हैदराबाद, और ढेबर की बात करते हैं तो आपको उदयपुर यानी राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोला कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। तो ये आपको हो जाएगा जमुई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C होगा। देखिए, धात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें खदानों से निकालकर परिशोधित किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा और जस्ता। धात्विक यानी अधात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें परिशोधित नहीं किया जा सकता है, जैसे केवल उन्हें
खुरुच कर अथवा काट कर विभिन्न आकृतियों में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कोयला होगा, कोयला हो जाएगा, चूना पत्थर, गंधक और जिप्सम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ बिहार के खनिज उत्पादन दिया गया है, इसको जो कि आपको देखना चाहिए। जैसे सोना की बात करते हैं जमुई हो जाएगा, शीशा जो है आपका भागलपुर, क्वार्टर जो है आपका जमुई, गंधक जो है आपका रोहतास का अमझोर होगा। कोयला की बात करते हैं तो औरंगाबाद हो जाएगा। यूरेनियम जो है आपका गया होगा। फायर प्ले की बात करते हैं तो मुंगेर यानी रोहतास, और बेरिलियम जो है आपका गया एवं नवादा क्षेत्र होगा। डोलोमाइट की बात करते हैं रोहतास यानी बंजारी। खनिज तेल की बात करते हैं मुंगेर राजगीर। अभ्रक जो है आपका गया, नवादा, मुंगेर और जमुई। चीनी मिट्टी की बात करते हैं भागलपुर, बांका और मुंगेर हो जाएगा। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने जो है पेश किया था, तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखिए 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण किया। 8 अगस्त को मध्यरात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें जो है गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है बाकुटा जेल में रखा गया, बाकुटा जेल में। किस मध्यकालीन संत के उपदेश जो है अभंग है ना, अभंग में संकलित है, अभंग में संकलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम जो है सही उत्तर होगा। देखिए तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। अभंग विट्ठल या फिर निठोबा की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलख जगाने के जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए उसे अभंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। किस नाम से? अभंग के नाम से हम इसको जानते हैं। आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है, तो आंसर हो जाएगा नाइलोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखिए बहुलक जो है आपका बहुलकों को वृहद अणु की तरह परिभाषित किया जा सकता है जिनका द्रव्यमान अति उच्च यानी 10 के पावर 3 और 10 के पावर 7 यू होता है। इन्हें वृहद अणु भी कहते हैं, जो पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों यानी एकलकों के वृहद पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं। बहुलकों के संबंधित लिखा गया है एकलकों से विचरण के प्रक्रम को बहुलक यानी बहुलकन या फिर बहुलीकरण कहते हैं। ठीक, अगला हमारा कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। जैसे स्रोत के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक बहुलक देखिए पादप तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करते हैं प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, कुछ रेजिन और रबर। अर्ध संश्लेषित बहुलक की बात करते हैं तो सेलुलोज व्युत्पन्न उदाहरण की बात करते हैं तो सेलुलोज एसीटेट होगा, रेयन और सेलुलोज नाइट्रेट होगा। संश्लेषित बहुलक की बात करते हैं उदाहरण के तौर पर तो आपका प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन जो है आपका 6 और 6 संश्लेषित रेसे और ब्यूना जो है S संश्लेषित रबर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि देखिए उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठाओं में करना जो है आरंभ किया था। तो आंसर हमारा जो है ए सही होगा। इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक प्रभाव के रूप में स्त्रियों की स्थिति में व्यापक परिवर्तन देखने में आया, चूँकि युद्ध में अधिकांशतः पुरुष मारे गए, जिसके कारण जो है जहां संभव था वहां महिलाओं ने बड़े स्तर पर कार्यभार सुचारू रूप से संभाला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति न केवल सुदृढ़ हुई अपितु वे पुरुषों पर अपनी आश्रितता से भी मुक्त हो सकी। कार्यशील जनसंख्या में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के फलस्वरूप महिलाओं को 1918 में इंग्लैंड और 1920 में जर्मनी में मताधिकार का जो है अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे कुछ दिया गया, जैसे प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 29 जुलाई 1914, 11 नवंबर 1918 तक चला। तत्कालिक कारण की बात करते हैं तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी बोसियाना की राजधानी जो है सराजेवो में हुआ था, है ना, सराजेवो में हत्या। प्रथम
विश्व युद्ध के दौरान जो है लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध देखेंगे, जैसे टेनेनबर्ग युद्ध जो है आपका 26 से 31 अगस्त 1914, मार्न का युद्ध की बात करते हैं 5 से 10 सितंबर 1914, सरी बैर तथा सुबला खाड़ी का युद्ध जो है आपका 6 से 10 अगस्त 1915, वर्दू का युद्ध जो है 21 फरवरी 1916 से लेकर के 20 अगस्त 1917 होगा। आमिया का युद्ध की बात करते हैं 8 से 11 अगस्त 1918, और विक्टोरियो बेनेतो का युद्ध जो है 23 से लेकर के 29 अक्टूबर 1918 हो जाएगा। देखिए बोला कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन जो है यानी अति सघन वन मिलेंगे, तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है। सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल के आपका 2.48% आपको देखने को मिलता है। अगला है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है रही थी, तो आंसर आपको हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश बढ़ते क्रम में देखेंगे तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 प्रति वर्ग किलोमीटर, दादर एवं नगर हवेली 700 प्रति वर्ग किलोमीटर, लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 2149 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य बढ़ते क्रम में अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, और मिजोरम की बात करते हैं तो 52 प्रति वर्ग किलोमीटर, सिक्किम जो है आपका 86 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से मिला है। निर्देशक तत्वों का महत्व, देखिए लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39 का 43 का क 48 का क को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार जो है निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो ये आपको हो जाएगा CFC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है, जो सूर्य द्वारा जो है उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ मुख्यतः जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन HBFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3Cl3, मिथाइल ब्रोमाइड की बात करते हैं तो CH3Br और ब्रोमोक्लोरोमीथेन CH2BrCl आदि हैं। ओजोन क्षरण जो है नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। वियना कन्वेंशन की बात करते हैं तो 1985 में अपनाया गया एवं 1988 में कार्यविधि में आया है। और हमारा जो है 27 नंबर ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है देख लेते हैं। देखिए बोला कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये आपका 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ आर्टिकल दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए समानता यानी समता एवं समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है आपका 29 से 30 होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 32 होगा। देखिए समता एवं समानता का अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 14 है ना, विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक जो है कानून लागू करेगा। अगला हमारा है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंशी था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, प्लस सेट में भी देखने को मिलता है। तो आंसर आपका बुर्बो राजवंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सन 1774 में लुई 16वां का फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई
89 को लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। मिरासियो और आवेसिये ने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया है। और बात करेंगे हम अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को जो है सौंप दिया था। आगे है बोला कि रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाद का पता। देखिए जीभ पर मौजूद होते हैं, स्वाद कलिकाओं में समान रूप से फैली होती हैं। संवेदी ग्राही विशेष अंग जैसे आँख, कान, नाक और मुंह के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी होते हैं। देखिए जीभ का सारा पृष्ठ छोटे छोटे अंकुरों से ढका रहता है। इसमें स्वाद कलिका होती है जिनमें मनुष्य को विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान प्राप्त होता है। 4 प्राथमिक स्वाद किस्मों को आमतौर पर मीठे, खट्टे, नमकीन और कड़वे के रूप में पहचाना जाता है। जीभ का सिरा मिठास और नमकीनपन के प्रति अधिक संवेदनशील है। जीभ दांत के भीतरी सतह को साफ और चिकना रखती है तथा भोजन को निगलने में वह हमें बोलने में भी मदद करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है, तो ये आपको हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H होगा, सोडियम का आपका N हो जाएगा Na, पोटेशियम का K होगा, आयरन का आपका Fe होगा, आर्सेनिक का आपका As होगा, सिल्वर का Ag होगा, टीन का Sn होगा और एंटीमनी की बात करते हैं तो Sb होगा, टंगस्टन का आपका W होगा, गोल्ड का Au होगा, मरकरी की बात करते हैं तो Hg होगा और लेड की बात करते हैं तो आपका Pb होगा। अगला है कि सेंटियागो राजधानी है किसकी। देखिए सेंटियागो जो है दोस्तों आपका चिली का है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ राजधानी और राज्य दिया गया है, जैसे देश, राजधानी, मुद्रा है, ठीक है। उरुग्वे की बात करते हैं तो आपका मोंटेविडियो पीसो होगा मुद्रा। युगाना का हो जाएगा जॉर्ज टाउन डॉलर होगा। पेरू की बात करते हैं तो लीमा जो कि न्यू सोल होगा। ब्राज़ील की बात करते हैं ब्राजीलिया रियल होगा और इक्वाडोर जो है क्वेटो US डॉलर हो जाएगा। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो ब्यूनस आयर्स पीसो होगा और बोलीविया की बात करते हैं तो लापाज यानी बोलीवियानो है ना। बरमुडा की बात करते हैं तो हैमिल्टन डॉलर हो जाएगा और बहामास जो है आपका नसाउ डॉलर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है। देखिए एल नीनो का प्रभाव दोस्तों नहीं है, तो इसका आंसर आपका देखेंगे तो डी होगा। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, एल नीनो का प्रभाव नहीं है। एल नीनो देखिए एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद जो है प्रकट होता है। एल नीनो एक शाब्दिक अर्थ यानी बालक ईसा है क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। देखिए यूनेस्को का मुख्य कार्य देखें तो शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को की स्थापना 16 सितंबर 1945 को किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य जैसे सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधित ज्ञान का उपयोग करना। आगे हमारा है बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जनगणना के अनुसार पूर्णिया जिला का साक्षरता दर जो है आपका न्यूनतम रहा है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की बात करते हैं रोहतास जो आपका 73.37, पटना की बात करते हैं तो आपका 70.68, भोजपुर जो है आपका हो जाएगा 70.47 होगा, मुंगेर की बात करते हैं तो 70.46 होगा, औरंगाबाद की बात करते हैं 70.32 होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि राज्य में न्यूनतम साक्षरता
वाले जिला की बात करते हैं तो पूर्णिया जो है आपका 59.06, कटिहार की बात करते हैं तो 59.36, और सीतामढ़ी की बात करते हैं तो 60.64, शिवहर जो है आपका हो जाएगा 61.31 आपका हो जाएगा। आगे है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो ये आपको हो जाएगा चाल का ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। दूरी समय ग्राफ है ना, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्षर और दूसरे को यानी दूरी को वाई अक्षर पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही हो, विरामावस्था में इत्यादि। नेक्स्ट है काला शोक किस राजवंश से संबंधित था। देखिए काला शोक की बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शिशुनाग वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस वंश का संस्थापक जो है शिशुनाग को माना जाता है, इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा है। शिशुनाग वंश का समयावधि की बात करते हैं 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व रहा है। काला शोक का पुराण तथा दिव्यावदान में नाम काकवण मिलता है, और इसने जो है वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इससे 28 वर्ष तक जो है शासन किया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ, और इसी के समय बौद्ध संघ को जो है 2 भाग यानी स्थविर तथा महासंधिक में जो है बट गया था। आगे हमारा है कि तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत जो है बनाती हैं जो हैं, तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखिए तांबे की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर इसकी सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है। कॉपर ऑक्सीकरण द्वारा जो है संचारित होता है, जिसमें यह हवा में ऑक्सीजन द्वारा जो है संचारित होता है, जिससे यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसका उदाहरण देखेंगे तो आपका 2Cu+O2 2CuO होगा। कॉपर हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा कोट प्राप्त कर लेता है। यह हरा पदार्थ बेसिन कॉपर कार्बोनेट है। आप इसका एक तरीके से ये सूत्र देख सकते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि क्या है, तो ये आपको हो जाएगा 15,000 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताओं की पूर्ण करना आवश्यक है, जैसे भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। आगे हमारा है कि एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। आगे है कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार जो है लॉन्च किया है, तो ये आपका टाटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह है। टाटा समूह के जनक जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने में रतन टाटा जी का जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है या फिर योगदान है। अगला कि लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए जो है अधिक उपयुक्त हैं, तो आंसर हो जाएगा काजू, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस मिट्टी का विकल्प जो है उन क्षेत्र में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण जो है जल के साथ चूना और सिलिका का निक्षारण हो जाता है और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक मिट्टी में शेष बचे रहते हैं। आगे हमारा है बोला कि यह साधारणतः लाल भूरे रंग की होती है एवं मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपथ क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र जैसे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्रों एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। द्रव्य अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है क्या, इसको जो है हम निक्षेपण कहते हैं, ये सही होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों निक्षेपण जो है आपका, इसे वाष्प जमाव भी कहते हैं जो किसी ऊर्ध्वपातन के विपरीत होता है। यह एक जो है थर्मोडायनामिक प्रक्रिया है। यह क्या है आपका थर्मोडायनामिक प्रक्रिया है।
आगे हमारा है कि PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है आपके हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी। PR श्रीजेश का पूरा नाम देखेंगे तो परंतु रविंद्रन श्रीजेश है। इनका जन्म केरल में हुआ है। हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का खिताब जो है जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता। यह कलिंगा स्टेडियम यानी उड़ीसा में खेला गया था। हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है वो आपका कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है यानी पेज आपका थोड़ा सा ब्लर हो गया है। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तब वो डैश, तब देखेंगे तो देखिए अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो है बाध्य है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इसको समझिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसको शुरू से पढ़ लेते हैं, जिसे जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तब वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है, जिसके विभिन्न चरण हैं। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में या फिर किसी भी प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी कुल सदस्य संख्या के आधे या फिर आधे से अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई या अधिक सदस्यों के समर्थन में ही संविधान संशोधन जो है विधेयक पारित हो सकता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक जो है पेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विमान मसौदा अधिनियम 2023। ये जो है सही आंसर होगा। इसको देखेंगे तो देखिए इसके अंतर्गत विमान क्षेत्र से संबंधित नियमों के लिए एवं सरलीकृत दृष्टिकोण लागू किया जाएगा। यह एक्ट मौजूदा विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। वर्तमान में भारत के विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। अगला कि उष्मा गति की द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि आंसर हो जाएगा किसी उष्मा इंजन की दक्षता जो है 100% नहीं हो सकता है। बी जो है सही आंसर होगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए व्याख्या बात करेंगे हम तो उष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया सकता है। उष्मा गति का द्वितीय नियम किसी उष्मा इंजन की दक्षता किसी प्रतिशतक के निष्पादन गुणांक की मूल सीमा निर्धारित करता है। यह नियम बताता है कि उष्मा इंजन की दक्षता कदापि 100% नहीं हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि ठंड उष्मा भंडार की मुक्त उष्मा को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता है। प्रतिशतक के लिए द्वितीय नियम यह बताता है कि निष्पादन गुणांक कदापि अनंत नहीं हो सकता है। प्रतिशतक में कार्यकारी पदार्थ फ्री ऑन गैस ए उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में गैस में अचानक प्रसार होता है, जिसके कारण जो है फ्री ऑन ठंडी हो जाती है तथा वाष्प द्रव्य जो है मिश्रण में रूपांतरित हो जाती है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, ये जो है सही आंसर होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। प्राइस कीमत यहाँ पर देखिए आपका एरो बनाया गया है। मांग शर्त की बात करते हैं तो आय में परिवर्तन न हो, वस्तु साधारण हो, उपभोक्ता की रुचियों आदतों में परिवर्तन न हो। अपवाद की बात करते हैं तो देखिए मांग का नियम घटिया वस्तु यानी गिफिन पर लागू नहीं होता है। युद्ध और आपात की स्थिति में यह नियम जो है लागू नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 78 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसको समझते हैं कि देखिए भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है।
इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर जीता। क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2023 का फाइनल जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार विश्व कप जीत लिया। भारत जो है 1983 तथा 2011 में विश्व कप जीता है। इस विश्व कप में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया, जबकि सर्वाधिक विकेट जो है मोहम्मद शमी ने लिया। स्मरणीय है कि विश्व कप 2023 का आयोजन जो है भारत में किया गया। आगे आपका ये सब आपका दिया गया रीजनिंग मैथ का है, तो आगे इसको देख लीजिएगा। मतलब कि पासर व पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है, तो ये आपको हो जाएगा बगल और बंधन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया है, तो आपको हो जाएगा डरबन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला है लिखा गया पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? इसका आंसर जो है आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए पॉलीसाइथेमिया में एरिथ्रोसाइट्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या असामान्य रूप से अत्यधिक विकसित होने लगता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है एवं नियमित रक्त प्रवाह अधिक कठिन हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया एक दुर्लभ धीमी गति से बढ़ने वाला रक्त कैंसर है, जिसे माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा है एरिथ्रोसाइट्स। इन्हें लाल रक्त कोशिकाएं या फिर लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह रक्त में विभिन्न तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक तत्वों के परिवहन एवं वितरण के लिए जो है उत्तरदायी होता है। आगे क्वेश्चन है, बोला कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए जो है किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा धोवन सोडा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धोवन सोडा। देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O होगा। देखिए साधारणतः इसे जो है साल्वे विधि द्वारा जो है बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जो डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है तथा गर्म करने पर मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। 373 के से उच्च ताप पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाता है एवं एक श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाता है, जिसे सोडा ऐश कहा जाता है। इसका उपयोग जो है जल के मृदुकरण, धुलाई एवं निर्मलन में कांच, साबुन, बोरेक्स एवं कॉस्टिक सोडा के निर्माण में, कागज, पेंट एवं वस्त्र उद्योग में और प्रयोगशाला में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में जो है दोस्तों किया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए इसका उद्देश्य जो है शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को शिक्षित करना है। सेबी का गठन जो है 12 अप्रैल 1988 को हुआ था तथा इससे वैधानिक मान्यता सेबी एक्ट 1992 द्वारा जो है प्रदान किया गया है। सेबी का अध्यक्ष की बात करते हैं तो माधवी पुरी बुच यानी प्रथम महिला अध्यक्ष। सेबी का मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में है। सेबी के पहले अध्यक्ष जो है डॉक्टर A.S. दवे थे। अगला है कैंसो यानी सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ जो है आयोजित किया गया था? तो यह आपको हुआ था बाली, इंडोनेशिया। ये जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, माफ कीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्राधिकार होगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा और निरीक्षण क्षेत्राधिकार हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। यहाँ पर कुछ दिया गया समझ लेते हैं। जैसे उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ जैसे मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है रीट अधिकारिता, उसके बाद निरीक्षण संबंधित अधिकारिता, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ। जैसे देखिए मूल या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं क्षेत्राधिकार, तो ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जब नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले हो। अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। आगे प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। देखिए ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में है। एक समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 44 में है।
और कृषि और पशुपालन की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा दोस्तों कृषि एवं पशुपालन जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 48 में हो जाएगा, है ना, अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 40 में गया था, थोड़ा सा मिलाने में दिक्कत हुआ है। बाकी न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथककरण है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे आपका ग्राम पंचायत जो है अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं, कुछ दशाओं में विशेष बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, आवश्यकता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। और अनुच्छेद 42 की बात करते हैं, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुधार हेतु सहायता का उपबंध हो जाएगा। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं, कर्मचारियों को निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का जो है विकास हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी और पूर्वी घाट हो जाएगा। डी जो है सही आंसर होगा। भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग निम्न है, जैसे उत्तर के विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियासिन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए विटामिन की बात करते हैं, सन 1881 में ल्यूनिन है ना, लूनिन ने विटामिन की खोज की। और इसके बाद 1897 में इज्कमान ने लूनिन की खोज का समर्थन किया और पता लगाया कि बेरी रोग आहार में पॉलिश किए गए चावल की बहुआयात से होता है। इसी ज्ञान के आधार पर हॉपकिंस एवं फंक ने विटामिन मत प्रस्तुत किया और इसमें बताया कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से होता है। फंक ने ही 1912 में सबसे पहले विटामिन का नाम उपयोग किया था। फंक ने जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिनों का पता चला है, जिसमें 13 हमारे भोजन में होना आवश्यक है। जैसे इन्हें दो प्रमुख श्रेणी में जो है बांटा गया है, जैसे जल में घुलनशील और विटामिन में। जैसे विटामिन की बात करते हैं तो देखिए जल में घुलनशील आपका जो है विटामिन बी और सी है ना, और वसा में बात करते हैं तो आपका विटामिन ए, डी, ई के। विटामिन के स्रोत उनके कार्य तथा उनकी कमी से होने वाले रोग से संबंधित हैं। दोस्तों थोड़ा वो देखिए बारिश हो रहा है, उसकी वजह से आपको साउंड बाहर से आ रहा होगा, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। देखिए तटीय मैदान का विभाग है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट हो जाएगा। देखिए एडुटेरिया का करंट अफेयर आपका मार्केट में बुक लॉन्च कर दिया गया है। कल हो सके तो आपको, या फिर आज शाम हो सके तो आपको मास्टर वीडियो जो है आपका 750 क्वेश्चन जो भी है एमसीक्यू का आ जाएगा। भारत के तटीय मैदान के दो भागों में विभाजित किया जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक संकरी जलोढ़ पट्टी है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाग की बात करते हैं, देखिए कोंकण तट की बात करते हैं, गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान। कन्नड़ तट की बात करते हैं, गोवा से मंगलुरु तट का तटीय मैदान हो जाएगा। और मलाबार तट की बात करते हैं तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान हो जाएगा। आगे प्रश्न है पालनी क्या है? देखिए पालनी की बात करते हैं तो आपका वर्षा जल हो जाएगा, ए होगा। राजस्थान में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है, ए जो है सही होगा। 64 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोला कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन जो है किया गया है? तो आंसर आपका अनुच्छेद 324 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं में देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का जो है संचालन करता है। निर्वाचन आयोग का कार्य एवं कार्यप्रणाली। देखिए निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचन का प्रक्षेपण, निर्देशन तथा आयोजन करवाएं। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा यानी संसद, राज्य विधानसभा का जो है चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय शासन विषय है। देखिए स्थानीय शासन विषय है तो ये आपका राज्य सूची का है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां तथा संघ राज्य यानी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची 3 सूचियों में सबसे बड़ी होती है। इस सूची में
शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। इसमें 97 विषयों की सूचीबद्ध जो है दोस्तों किया गया है। देखिए, राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र के तहत विषयों का वर्णन करती है। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची उस विषयों का वर्णन करती है जो राज्यों के केंद्र संयुक्त अधिकार क्षेत्र के तहत जो है इसमें 52 विषय हैं। याद रखिएगा सभी लोग। यहाँ पर कुछ बॉक्स बन करके दिया गया, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, केंद्र की बात करते हैं, रक्षा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे, संचार, बैंकिंग, मुद्रा और विदेशी नीति होगा। राज्य सूची की बात करते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था होगा, पुलिस होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा, अस्पताल और दवाखाने, साफ सफाई, खेती किसानी, जेल होगा, है ना, जेल, जमीन, मत्स्य पालन। समवर्ती की बात करते हैं, न्याय आएगा, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, वन, बिजली, आर्थिक योजना, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण और सिविल प्रक्रिया जो है ये सब आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। आगे है कि व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वो आपके कौन है, तो आप सभी को पता है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। तो चित्तरंजन दास को देशबंधु यानी राष्ट्र के मित्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह उनका उपनाम है, और संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो CR दास हैं। चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना भी किया है। देखिए, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष CR दास और सचिव की बात करते हैं मोतीलाल नेहरू थे। CR दास का जन्म जो है 5 नवंबर 1870 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था, और निधन की बात करते हैं 16 जून 1925 में हुआ था। व्यक्ति के नाम और उपनाम दिया गया, इसको देख लेते हैं। देखिए, भगत सिंह की बात करते हैं तो शहीद-ए-आजम, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी भी बोलते हैं। वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं लौह पुरुष या फिर सरदार। लाला लाजपत राय की बात करते हैं पंजाब केसरी या फिर लालजी, पंजाब केसरी या फिर लालजी। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो राष्ट्रपिता और बापू बोलते हैं। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। श्री कृष्ण सिंह की बात करते हैं बिहार केसरी। अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार विभूति। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं देशरत्न या फिर अजातशत्रु के नाम से इनको जानते हैं हम। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं लोकमान्य। जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव। मदर टेरेसा की बात करते हैं निर्मल हृदय। ध्यानचंद्र की बात करते हैं तो हॉकी के जादूगर। चाणक्य जो है आपके भारतीय मैकियावेली, और समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन के नाम से हम इनको जानते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ही आस्क मी इफ आई हैड सीन हिम एवरीवेयर। तो इसका आंसर देखेंगे तो ए सही होगा। ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एवरीवेयर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बोला कि सरकार या आयोग संबंधित है किससे, तो ये आपका है केंद्र और राज्य संबंध से है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए, इस आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधित मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। आयोग का गठन 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश CRS सरकारिया की अध्यक्षता 3 सदस्यीय आयोग में किया गया है। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में कुल 247 सिफारिशें दी। ये सिफारिश केंद्र और राज्य के वैधायिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित हैं। आगे प्रश्न है, बोला कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। संदमन करता है तो यह आपका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पादप हार्मोन पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधे की वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित व प्रभावी करते हैं। वृद्धि प्रवर्धक ये वृद्धि दर को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स हो जाएगा। वृद्धि निरोधक या फिर संदमन ये वृद्धि दर को कम करते, जैसे आपका एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन होगा। ऑक्सिन की बात करते हैं तो ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। ये पौधे के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ये कोशिकाओं के दीर्घकारण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। आगे के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं और किनके याद में मनाते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता है 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त 2023 को पूरे भारत में 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के हर वर्ष
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का पहली बार आयोजन 29 अगस्त 2012 को हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 का थीम देखेंगे तो स्पोर्ट्स आर एन इनेबल लिखा गया है, इनेबलर टू ए इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, अर्थात खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल। मेजर ध्यानचंद का फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे, है ना, फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ष 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है खेली है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है नहीं की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों जो किसकी नियुक्ति नहीं होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष का नहीं होता है, बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है, वायुसेना का अध्यक्ष का होता है और राज्यपाल का भी होता है। देखिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 66 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा जो है अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसरण एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। और अनुच्छेद 75 है ना, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जो है करते हैं। आगे प्रश्न है, कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी। तो आंसर हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मिथिला पेंटिंग या फिर मधुबनी चित्रकला बिहार की एक विश्व विख्यात चित्रकला शैली है। इस शैली के चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन हो जाएगा। देखिए मिथिला पेंटिंग के प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो पद्मश्री सीता देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, बौवा देवी और शशिकला देवी, पद्मश्री गोदावरी देवी, कृष्ण कुमार कश्यप और पद्मश्री दुलारी देवी। बिहार की इस प्रमुख चित्र शैली मिथिला पेंटिंग को सन 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाई गया था। और भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में बिहार में मौजूद थी, जिसे पटना कलकारी है ना, पटना के कलकारी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटर साइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता है। तो आंसर आपका हो जाएगा राजीव सेतु, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा के अनुदिश होगा। और ये देखिए इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ की गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण जो है यह त्वरण होता है तथा वह वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील है ना, गतिशील रखता है। वह बल को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र कहते हैं, या क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इसमें देखिए बोला कि अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है और यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होता है या फिर स्पर्श रेखा होगा। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। तो आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए भू राजस्व वसूलने के लिए दो व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था का बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा जो है लागू किया गया है। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दिया गया और इसे जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर जो है दोस्तों नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को छाया बैंक भी कहा जाता है। वे एक बैंक की तरह कार्य करते हैं, परंतु वे पूर्णतः बैंक नहीं होते हैं। वे वित्तीय लेन देन से जुड़े होते हैं, परंतु पूर्णतः एक बैंक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। बीमा कंपनियां, एक म्यूचुअल फंड कंपनियां भी एनबीएफसी है, परंतु उनको आरबीआई नियंत्रित नहीं करती है। वे एनबीएफसीएस जिनको आरबीआई नियंत्रित करती है वो दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार का यहाँ पर देखिए लिखा गया है। जैसे नॉन डिपॉजिट टालकिंग एनबीएफसी, वे एनबीएफसी को जमा राशि नहीं प्राप्त करते हैं। अगला है कि बोला कि रुधिर वाहिका है ना, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होता है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका केशिकाएं हो जाएगा, कोशिकाएं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए, रुधिर वाहिका खोखले ट्यूबों के एक जटिल नेटवर्क है जो पूरे शरीर में रक्त परिवहन करती है। यह एंडोथेलियम कोशिकाओं से बनी एक आंतरिक परत के साथ संयोजी ऊतक और मांसपेशियों की परतों से निर्मित होती हैं। रक्त वाहिका मस्तिष्क, फेफड़े, त्वचा के आंतरिक स्तर को एंडोथीलियम एवं हृदय की आंतरिक परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। धमनियाँ की बात करते हैं तो ये रुधिर नलिकाएं शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की और शरीर को अन्य अंगों में ले जाते हैं। इनकी नली पतली होती है चूँकि इनमें कपाट नहीं होते हैं, अतः इनमें रुधिर का बहाव जो है तेजी हो जाता है। आगे प्रश्न है कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? देखिए, डीआरडीओ का देखेंगे मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सर्वत्र देखिए अत्याधुनिक प्रणाली 8x8 टाट्रा वाहन पर बनाई गई है। यह 100 मिनट के भीतर 15 मीटर के चरणों में 75 मीटर तक की गीली या फिर सूखी बाधाओं से निपटने के लिए सभी प्रकार के सैन्य यातायात के लिए बहुमुखी ब्रिजिंग समाधान प्रदान करता है। इसका उपयोग बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जो है आपातकालीन पुल के रूप में किया जा सकता है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जो है किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विश्व आर्थिक मंच है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में हुआ था। WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। आगे है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी। श्वेत क्रांति का संबंध जो है डेयरी क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति जिसे जो है ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है। 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है शुरू किया गया था। यहाँ पर देखेंगे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 28 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। नेक्स्ट की मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास कितना है? तो ये आपको हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए, ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जाता है। अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली तरंगों को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। इनका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तथा ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंडों इत्यादि से अवश्रव्य तरंग जो है उत्पन्न होती हैं। और श्रव्य तरंग की बात करते हैं तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन्हें जो है मनुष्य सुन सकता है। पर श्रव्य तरंग की बात करते हैं तो आपका 20,000 हर्ट्ज से लेके आपका यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इन्हें मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इन्हें जो है सुन सकते हैं। यह आपका 83 नंबर जो है मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, देखिए बोला कि सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वरोधी दवा कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा पैरासीटामोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, फेनेसिटीन तथा एस्पिरिन भी ज्वरोधी या पीड़ाहारी है, जबकि सैलिसिलिक एसिड एक पादप हार्मोन है। औषध की बात करते हैं, कम अणु द्रव्यमान 100 से लेकर 50 युग की रसायन होता है। जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाली
प्रोटीनों की एंजाइम कहते हैं तथा जो प्रोटीन संचार व्यवस्था में निर्णायक होते हैं उन्हें ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राही। प्रति अम्ल की बात करते हैं, वे पेट में अति अम्लता के उपचार में प्रयोग में लाते हैं। अम्लता का उपचार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जो है किया जा सकता है। हिस्टामिन नामक रसायन आमाशय में पेप्सिन के निकलने को उत्पीड़ित करता है। इस अन्योन क्रिया को रोकने के लिए प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस उदाहरण की बात करते हैं तो आपका सिमेट्रिडीन व फिर रेनिडिटीन हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। यह है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो है धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। आगे प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको हम। देखिए, कालीबंगा की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, और जो आपका सुरकोटदा है दोस्तों ये आपका हो जाएगा भुज कच्छ होगा। कोट दीजी जो है ये आपका हो जाएगा सिंध, और बनावली जो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, जैसे कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियाँ हैं। इसकी खोज 1951 में जो कि अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। 1961 ईस्वी में बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई किया गया था। यहाँ से जुते हुए खेत, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मुहरे का जो है यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। आगे प्रश्न है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा फरक्का। फरक्का जो है आपका 24 डिग्री 77 उत्तरी अक्षांश। कोलकाता की बात करते हैं तो आपका 22 डिग्री 77 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ढाका की बात करते हैं तो 23 डिग्री 80 मिनट उत्तरी अक्षांश। और नामचा बरुआ की बात करते हैं तो यह पूर्वी हिमालय का भाग है। सामान्य दृष्टि से यानी सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो आपको हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए, आँख का प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह दृष्टिपटल पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। यह स्थित वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब आकार में छोटा बनता है। दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं तो इसके पास स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है, अतः पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जबकि दूर की स्थिति जो है आपका स्पष्ट यानी वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं। आगे है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया है? आंसर होगा वास्को डिगामा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनिद की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचा। पेड्रो अल्ब्रेज क्रेबॉल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में जो है पुनः भारत आया, यानी दोबारा। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और 1961 में गोवा को छोड़कर जो है सबसे अंत में भी गए थे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बात करेंगे उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। एक उपभोक्ता बढ़ी हुई आय का कितना भाग खर्च करेगा, है ना, कितना भाग खर्च करेगा, बात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के द्वारा जो है पता चलता है। आगे प्रश्न है कि दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ दर्रा और अवस्थिति, जैसे काराकोरम की बात करते हैं लद्दाख, और देवसांगला जो है लद्दाख, लानला जो है लद्दाख, लांगला एक आपका लानकला है, एक आपका लांगला है लद्दाख, जाराला है जो है आपका लद्दाख, खारदुंगला जो है लद्दाख, जोजिला जो है आपका लद्दाख, बुरजिल, पीर पंजाल, बनिहाल, बारलाचा, यानी देखिए 3 जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग ये जो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नीति माना लिपुलेख दोस्तों ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड। और जेलेपला नाथुला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम। और बोमडिला, दीफू और पांगसाउ ये सब जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का है। तुजू की बात करते हैं तो ये आपको मणिपुर देखने को मिलता है।
अगला कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुन करके बताइए। देखिए इसका आंसर आपका डी होगा। देखिए करंज, महुआ, जेट्रोफा एवं अरंडी सभी का उपयोग जो है बायोडीजल के रूप में किया जाता है। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसे ही गैर परंपरागत ईंधन है। बायोडीजल के उत्पादन के लिए करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी, ताड़, सोयाबीन जो है आपका सूरजमुखी आदि का उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन की शुरुआत किया है। अगला है हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करेंगे हून यानी थर्डो सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का 5वां संस्करण मंगलवार को मणिपुर के कांगपोकपी जिले के थॉमस ग्राउंड में शुरू हुआ है। हून उत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है और मणिपुर के थडौस समुदाय का एक सभ्य कार्य है और यह समुदाय के अनुसार नए साल के आगमन पर जो है मनाया जाता है। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार की बात करते हैं बिहू, बाइखो, अम्बुबासी मेला और जोनबिल मेला आदि है। मेघालय के त्यौहार की बात करते हैं साद सकरा बंगाल यानी बांग्ला महोत्सव और नोंगक्रेम महोत्सव आपका यहाँ पर हो जाएगा। नोंगक्रेम। आगे आपका है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य देने यानी एक मूल्य जो है लेने वाला है। तो आंसर आपका डी होगा। देखिए पहला की बात करते हैं तो क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है, बल्कि सभी वस्तु जो है एक रूप होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन स्वतंत्र रूप से होता है। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। किस हस्ती की जीवनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एज ऑफ टाइम जो है कल्पना चावला की जीवनी है। भारत में जन्मी दिवंगत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित पुस्तक को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके पति जिया पियरे हैरिसन द्वारा जो है लिखा गया जीवनी एज ऑफ टाइम का विमोचन है। नाम की बात करते हैं कल्पना चावला। जन्म जो है 17 मार्च 1962। मृत्यु की बात करते हैं तो 1 फरवरी 2003 हो जाएगा। जन्म स्थान की बात करते हैं करनाल यानी हरियाणा। पति के नाम जो है जिया पियरे हैरिसन हो जाएगा। किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है तो आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए न्यूटन के गति के नियम जैसे गैलीलियो व आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया है। आइजैक न्यूटन ने सन 1887 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधित अपने विचारों के 3 नियमों के रूप में बताया, जिन्हें न्यूटन की गति का विषय कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है, तो ये आपको कैमूर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यह जलप्रपात रोहतास एवं कैमूर सीमा पर स्थित है। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। देखिए करमनाथा जलप्रपात जो है बक्सर, धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास, और कुंड जलप्रपात जो है सासाराम, ककोला जलप्रपात नवादा, जियारकुंड जलप्रपात जो है भोजपुर, और तेलहर कुंड जो है आपको कैमूर में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आपका मैथ का दिया गया है, और तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको बनाइएगा। 99 का देख लेते हैं। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल प्रशिक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? किसका मुख्य कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना CDSCO का मुख्य कार्य होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए आखिरी आपका प्रश्न क्या है?
बोला कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा रेलवे, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उनके स्वामी सरकार होती है और सरकार ही उनका प्रबंधन करती है। उदाहरण देखा तो रेलवे तथा डाक एवं तार विभाग आदि। निजी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जो सरकार के स्वामित्व में नहीं है। वे कंपनियां या उद्यमियों के माध्यम से अपना संचालन करते हैं जो मुख्य रूप से लाभ कमाने और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां आमतौर पर राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण से मुक्त होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, सैमसंग, टिस्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर आदि। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मैंने कुछ डिस्कशन जो है मैंने छोड़ा है, क्योंकि वो जो डिस्कशन था आपको इसके पिछले वाले सेट में सेम वैसे जैसे आप देखेंगे तो न्यूटन का पहला और पहला दूसरा तीसरा ये सब नियम जो है आपको हर एक डिस्कशन में देखने को मिल रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मैंने वो सब क्वेश्चन पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ से भी डिस्कशन देख सकते हैं अगर आप इसके पिछले वीडियो देखे हैं तो। और थोड़ा सा आज हमने फास्ट वीडियो बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत कहीं कहीं हुआ है, उसके लिए आप सब लोगों से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि इतना अधिक आज काम था कि आपको क्या ही बताया जाए। बट आप सभी लोग के लिए जो है टाइमली आपको वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही हम डेली बेसिस पे बेहतरीन तरीके से वीडियो ला पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।